ठीक है। तो व्हाट इज़ ए ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, स्पेसिफिकली अल्टरनेटिंग वोल्टेज, डीसी जो वोल्टेज होता है बैटरी से मिलता है उसको हम कुछ नहीं कर सकते, बट अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप या डाउन कर सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ पावर। ये जो विदाउट लॉस ऑफ पावर बात कही गई है ये थ्योरेटिकली सही है, प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ लॉस ऑफ पावर होता है इस प्रोसेस में, वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने में, लेकिन थ्योरेटिकली ऐसा कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर की हेल्प से विदाउट एनी लॉस ऑफ पावर हम वोल्टेज को, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसी बेसिस पर ट्रांसफार्मर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अगर वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं तो स्टेप अप, और अगर घटा रहे हैं तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इम्पोर्टेंट बात, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये वाइवा में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल वाइवा में। वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी अगर और स्पेसिफिक कहें तो म्यूचुअल इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि अगर एक कॉइल में वेरिएबल करंट पास कराया जाए तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी वेरिएबल होगा और वो पास में रखी हुई दूसरी कॉइल से पास होगा। यानी कि एक कॉइल में जब करंट चेंज करेंगे तो पास में रखी हुई जो कॉइल है उसके अंदर से वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स जाएगा, और वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से जो दूसरा वाला कॉइल था उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, जिसको कहते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो उसी प्रिंसिपल पर ये ट्रांसफार्मर हमारा बेस्ड है। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ता है, एक कोर ले लेते हैं, कोर, या पहले सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक हमारा कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल में अगर हम अल्टरनेटिंग सप्लाई देते हैं तो पास में रखा हुआ जो दूसरा कॉइल है, दूसरा कॉइल, इसमें म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल है। और ये कॉइल बनाने के लिए एक कोर मटेरियल यूज़ किया जाता है। कोर मटेरियल क्यों यूज़ करते हैं, एक तो कॉइल को यानी इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है, और दूसरे भी उससे फ़ायदे हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये है ट्रांसफार्मर का सिंबल, प्राइमरी कॉइल 1 जिसमें लिखा है, यानी जिसमें अल्टरनेटिंग सप्लाई दिया गया है, एसी इनपुट जिसमें दिया गया, इसको बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। और जहाँ पर हमें आउटपुट मिला यानी जिसमें नंबर 2 लिखा हुआ है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। ये जो नंबर ऑफ टर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न का कम होना या ज़्यादा होना, यानी कि रेशियो, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों है उसको हम अभी देखते हैं। और फिर सिंबल भी ऐसा नहीं रहेगा, इसमें भी कुछ चेंजेस होंगे। तो ट्रांसफार्मर जब बनाया जाता है तो एक कॉमन कोर के ऊपर बनाया जाता है, यानी कि एक ही कोर पर दोनों कॉइल बनाए। यहाँ पर हमने अलग अलग दिखाए हैं समझने के लिए। इनफैक्ट ये दोनों कॉइल्स एक ही कोर पर होते हैं। ऐसे समझो, अगर यहाँ पे हाथ के बीच में अगर कोर है तो उसी कोर पर दोनों कॉइल, जैसे अगर एक हाथ के फिंगर्स को एक कॉइल मान लें ऐसे, और ये दूसरा कॉइल है, तो दोनों को ऐसे बनाया जाता है, एक ही जगह पर दोनों कॉइल बनाए जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है ये आगे डिस्कशन से पता चलेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक कॉइल से पास होने वाला जितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो पूरा का पूरा दूसरे वाले कॉइल से भी पास होगा। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिस पर ये पूरा कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर बेस्ड है। एक मिनट,
तो बुक में ऐसे भी ट्रांसफार्मर बना रहता है सिंप्लिसिटी के लिए, समझने की आसानी के लिए, कि एक कोर मटेरियल लिया जाएगा। कोर मटेरियल क्या होगा, ऐसे एक ब्लॉक ले लिया मेटल का, ठीक है। सामने से अगर देखेंगे इस तरह से बीच में कट बना दिया तो हमें ऐसे 2 पिलर्स मिल जाएंगे, 1 और 2। ये ब्लॉक है, प्लेट नहीं है, पीछे साइड में भी है, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक है और इधर वाले पिलर में हम अपना प्राइमरी कॉइल बना देते हैं। ये प्राइमरी कॉइल हो गया, इसमें दे दिया एसी इनपुट, और ये जो दूसरा वाला पिलर है इसमें बना दिया सेकेंडरी कॉइल। नंबर ऑफ टर्न दोनों में अलग अलग दिखाएंगे, किस में कम और किस में ज़्यादा, ये डिपेंड करता है कि हमें स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन, ठीक है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इधर हमें मिल जाएगा एसी आउटपुट, ठीक। इस तरह से बना दिया जाता है। ये जो बीच में ब्लॉक है दिस इज़ कॉल्ड कोर। और कोर ऐसे ही डायरेक्ट एक ब्लॉक लेने की बजाय इस तरह का कोर बनाया जाता है। एक मोटा मेटल पीस लेने की बजाय पतले पतले जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स को आपस में चिपका करके एक मोटा मेटल ब्लॉक बनाया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुक रहती है, एक मोटी किताब किससे मिलकर बनी है, पतले पतले पेजेस से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। वैसे ही पतले प्लेट्स को आपस में चिपका कर एक मोटा ब्लॉक बनाया जाता है। जैसे कि ये किताब है, ये किताब, ये इतनी मोटी किताब ये कैसे बनी है, ये पूरा एक कागज़ नहीं है इतना मोटा, ये बहुत सारे पतले पेजेस को एक दूसरे पर रख कर ऐसे बनाया गया, तो एक मोटा हमें ब्लॉक मिल गया। इसी तरह एक मेटल ब्लॉक बनाया जाता है पतले पतले मेटल शीट्स को आपस में ऐसे जोड़कर, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं, ये ट्रांसफार्मर की जो डिस्कशन है उसके एंड में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा बन गया ट्रांसफार्मर का एक सिंपल डायग्राम। प्राइमरी कॉइल जिसमें इनपुट दिया प्राइमरी, जिसमें आउटपुट मिला वो सेकेंडरी, ठीक है। तो अब ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो ये है कि बिना एनर्जी लॉस के हमें स्टेप अप या स्टेप डाउन यानी वोल्टेज को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी प्राइमरी में जो हम वोल्टेज देंगे वहाँ पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो इधर वाले इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें इस तरफ सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिल जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी एनर्जी लॉस। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो हम देखते हैं। तो फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग प्राइमरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन प्राइमरी कॉइल, वो है सपोज ईपी लिख दिया आपने उसे, ठीक है। फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग -NP d∅/dt, इसको d∅P लिख सकते हैं, प्राइमरी के एक टर्न से पास होने वाला फ्लक्स, और NP क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। सिमिलरली ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, ES -NS d∅S/dt, ये हुआ। आइडियली ये जो d∅P और d∅S/dt है ये दोनों बराबर होते हैं आइडियल केस में, मतलब इसीलिए एक ही कोर पर दोनों कॉइल्स को बनाया गया है, जिससे कि एक कॉइल में जितना फ्लक्स है दूसरी वाली कॉइल से ठीक उतना ही फ्लक्स पास हो, कोई भी फ्लक्स का लॉस ना हो। यानी कि आइडियल केस में ∅P और ∅S दोनों सेम होंगे। तो आइडियल केस के लिए ही हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इनको ∅P और ∅S की जगह सिंपली ∅ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इनका रेशियो हम निकालें, ES/EP करें तो क्या मिलता है, ES/EP किया, d∅/dt सेम है तो क्या मिल जाएगा, NS/NP, ठीक है, NS/NP हमें मिल जाएगा। और अगर कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है तो यहाँ जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है फर्स्ट कॉइल में एक साइकिल ऑफ एसी में, सेकेंड जो कॉइल है हमारा प्राइमरी
उसके ईएस, और जो प्राइमरी था जो प्राइमरी था उसमें ईपी, और जो सेकेंडरी था उसमें ईएस। तो एक साइकिल में इतना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, बट एसी के लगातार साइकिल्स आ रहे हैं, तो हम ईएमएफ की जगह पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज भी लिख सकते हैं। अगर वोल्टेज के टर्म्स में लिखा तो क्या आएगा, सिमिलर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ई एस बाई ई पी की जगह हम लिख सकते हैं वी एस बाई वी पी इज इक्वल टू एन एस बाई एन पी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी और वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी का जो रेशियो है वो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी के रेशियो के बराबर है। इट मीन्स कि प्राइमरी में अगर वोल्टेज वीपी दिया है, सेकेंडरी में वोल्टेज अगर हमें वीएस मिल रहा है एज आउटपुट, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, वो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो है एन एस बाई एन पी जो है, इसको कहा जाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इसको बोलते हैं। तो इसी पर सारा हमारा आगे का डिस्कशन बेस्ड है, आर की वैल्यू पर। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो तो क्या मिलता है, इफ़ एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, दैट इज आर, यानी कि एन एस बाई एन पी में अगर एन एस बड़ा हो एन पी छोटा हो तो फिर आर क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, आर विल बी ग्रेटर देन 1। और आर अगर ग्रेटर देन 1 है तो इक्वेशन 2 से क्या पता चल रहा है, देयरफॉर वी एस विल बी ग्रेटर देन वी पी। प्राइमरी में जो हमने वोल्टेज दिया था सेकेंडरी में उससे ज़्यादा वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, यानी कि वोल्टेज हमारा बढ़ गया है, स्टेप अप हो गया है। इसीलिए ऐसा जो ट्रांसफार्मर होगा जिसमें एन एस बड़ा होगा और एन पी छोटा होगा, यानी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे, प्राइमरी में कम होंगे, उस ट्रांसफार्मर को हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज को बढ़ा देता है, प्राइमरी में जो वोल्टेज था सेकेंडरी में उससे ज़्यादा मिलेगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल अगर हमें बनाना हो तो उस सिंबल में हम क्या ध्यान देंगे कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कम होने चाहिए, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने चाहिए। तो ये हमने बनाया प्राइमरी, इसमें हमने एसी इनपुट दिया अपना, और ये बीच में कोर बना देते हैं, ये कोर का सिंबल है। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होने चाहिए, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम दिखा रहे हैं तो ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न इसमें दिखा देंगे, और इधर हमें मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है, मतलब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सिमिलर डिस्कशन, अगर हम एन एस को एन पी से कम लें तो क्या होगा, इफ एन एस इज लेस देन एन पी, दैट इज आर इज लेस देन 1। देयरफॉर अगर आर 1 से छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, वी एस विल बी लेस देन वी पी, वी एस वी पी से छोटा हो गया। तो वोल्टेज प्राइमरी में जितने दिया था सेकेंडरी में उससे कम हो गया। तो ऐसे ट्रांसफार्मर को कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि इसने वोल्टेज को कम कर दिया। ठीक है, सिंबल कैसे बनाएंगे, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा दिखाना है, सेकेंडरी में कम दिखाना है। ये प्राइमरी, ये अल्टरनेटिंग इनपुट कोर, और ये सेकेंडरी, और इधर हमें मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये हो गया स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए सिंबल। ठीक है, जो डायग्राम में बनाते हैं सर्किट डायग्राम में, उसमें पूरा वो मेटल का ब्लॉक और 2 कॉइल और वो सब नहीं बनाते हैं, ये सिंबल बनाया जाता है ट्रांसफार्मर में।
ये प्राइमरी सेकेंडरी। कई बार वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंबल में ये जो बीच में दो लाइंस हैं स्ट्रेट लाइन, ये क्या इंडिकेट करते हैं, तो इसका आंसर होगा ये ट्रांसफार्मर के कोर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसफार्मर का सबसे बेसिक डिस्कशन ये है। अब इसमें वोल्टेज के टर्म्स में हमने लिख लिया है। अगर करंट के टर्म्स में लिखना है तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये लिखेंगे कि कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है, यानी कोई इलेक्ट्रिकल पावर लॉस नहीं हुआ, तो उसकी हेल्प से हम करंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सिंस देयर इज नो पावर लॉस, आइडियली कोई पावर लॉस नहीं होता है, यानी कि प्राइमरी में जो पावर है सेकेंडरी में भी वही पावर होगी। ठीक है, तो पावर के लिए क्या लिखेंगे, V इंटू आई, वी पी आई पी, वी एस आई एस। तो यहाँ से अगर वी एस बाई वी पी निकालोगे तो आ जाएगा आई पी बाई आई एस। ठीक है, तो फिर वी एस बाई वी पी इक्वल टू आर था, यानी कि एन एस बाई एन पी था, क्या हो जाएगा आई पी बाई आई एस इक्वल टू आर। इनमें से क्वेश्चन में जो भी चीज़ हमें गिवन होगी, जो क्वांटिटी गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे और उस रिलेशन को यूज़ करके कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आती है इस डिस्कशन में, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। एफिशिएंसी का मीनिंग तो जानते ही हो क्या होता है। एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इम्पॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर के बारे में जो भी डिस्कशन है सारा ही इम्पॉर्टेंट है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि आउटपुट में हमें क्या मिला, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। ठीक है, तो आइडियली तो दोनों ही बराबर होते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पी आउट बाय पी इन। आइडियली पी आउट इज इक्वल टू पी इन, देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू 1, यानी एफिशिएंसी 100% होती है आइडियल केस में। लेकिन जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर्स होते हैं उनमें ऐसा कभी भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस ज़रूर होता है। यानी अगर हम इसको लिखें प्रैक्टिकली, पी आउट इज़ लेस देन पी इन ऑलवेज, हमेशा ही पी आउट पी इन से कम होगा, दैट इज़ ईटा विल बी लेस देन 1। यानी कोई भी ट्रांसफार्मर 100% एफिशिएंट प्रैक्टिकली नहीं होता है, थ्योरेटिकली हो सकता है। क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न है कि ट्रांसफार्मर में डिफरेंट टाइप के एनर्जी लॉसेस होते हैं। उन एनर्जी लॉसेस की वजह से पी आउट इज़ ऑलवेज लेस देन पी इन। तो क्या क्या एनर्जी लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में और उनको कैसे कम किया जा सकता है ताकि एफिशिएंसी 100% तो नहीं लेकिन 100% के आसपास ही कुछ मिल जाए। तो क्या लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में, एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। क्या एनर्जी लॉसेस होते हैं, एक तो फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस का मतलब है कि अगर एक ही कोर पर हमने दोनों कॉइल्स को नहीं बनाया, ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल्स होते हैं, एक से पास होने वाला फ्लक्स अगर पूरी तरह दूसरे वाले कॉइल से पास नहीं हो रहा है, कुछ फ्लक्स इधर उधर बाहर निकल जा रहा है, तो ऐसे लॉस को हम बोलते हैं फ्लक्स लॉसेस। तो इसको कम करने के लिए ही दोनों कॉइल्स को एक कॉमन कोर पर बनाया जाता है जिससे कि फ्लक्स लॉसेस कम हो सकें। ठीक है, दूसरा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस का मतलब क्या है, कॉइल जो बनाया गया है जिस तार से, वो किसी ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो, तो उसके लिए ही कॉपर को चुना जाता है। लेकिन
फिर भी कॉपर को तुमने चुना है, कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस कॉपर का होता ही है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस वहाँ पर होगा, दैट इज़ कॉल्ड कॉपर लॉस। इसको कम करने का तरीका क्या है कि दो कॉइल में से एक कॉइल में तो हमें पतला वायर यूज़ कर सकते हैं, एक में मोटा वायर यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा चाहिए, नंबर ऑफ़ टर्न्स जहाँ ज़्यादा चाहिए वहाँ तो हमारी मजबूरी है कि हमें पतला तार ही यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्न्स बना सकें। लेकिन जहाँ नंबर ऑफ़ टर्न्स हमें कम चाहिए वहाँ पर हम एक मोटा वायर यूज़ कर सकते हैं। मोटा वायर यूज़ करने से क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस कम होगा और रेजिस्टेंस कम होने से कॉपर लॉस भी कम हो जाएगा। ठीक है। और हिस्टैरिसीस लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस एक काफ़ी डिस्कशन वाला टॉपिक है जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल में था, बट वो अभी सिलेबस से हट गया है इस बार। फिर भी इन शॉर्ट बता देते हैं। हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोर के ऊपर तार लपेट करके ट्रांसफार्मर में क्या किया है, एक कोर लिया, उसके ऊपर तार लपेटा गया और उस तार में अल्टरनेटिंग करंट पास कराया। अल्टरनेटिंग करंट की वजह से वो जो कॉइल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा और अल्टरनेटिंग करंट होने की वजह से जिसका डायरेक्शन बार बार बदलता है, तो ऐसी करंट है बार बार डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी कंटिन्यूसली चेंज होते रहेगा। ठीक है, कभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, कभी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो अंदर जो मटेरियल रखा हुआ है, कोर में जो यूज़ किया गया है, वो मटेरियल उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटाइज होगा। इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मटेरियल भी इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है ट्रांसफार्मर कोर में। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जिस तरफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, यानी जो मैग्नेटाइज करने वाला फील्ड है, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा तो हमारा कोर मटेरियल भी इधर मैग्नेटाइज हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में होगा तो इसमें जो मैग्नेटाइजेशन आया था इस तरफ, पहले उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, फिर इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। ठीक है, फिर से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, तो इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन ऐसे आया था, पहले उसको न्यूट्रलाइज करो, फिर इधर मैग्नेटाइज करो। तो इस प्रोसेस में जो मटेरियल बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना पड़ रहा है, इसमें एनर्जी का लॉस होता है। ये बहुत शॉर्ट में बता दिया है, इसमें और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं। पूरा अपने आप में एक आधे घंटे का लेक्चर है हिस्टैरिसीस। यहाँ पर शॉर्ट में समझ लो कि यहाँ जो वेरिएबल करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी वजह से वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आएगा और उस मैग्नेटिक वेरिएबल फील्ड की वजह से अंदर जो कोर मटेरियल है वो बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता रहता है और इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होता है। उसी लॉस को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए ऐसा मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसमें हिस्टैरिसीस लॉस कम होता हो, यानी जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता हो और आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाता हो। तो सॉफ्ट आयरन ऐसा ही एक मटेरियल है जो आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाता है और डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। वहीं स्टील अगर लिया जाए, स्टील आसानी से मैग्नेटाइज तो नहीं होता है, लेकिन एक बार अगर मैग्नेटाइज हो गया तो डीमैग्नेटाइज भी नहीं होगा। इसीलिए जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट्स दो टाइप के बनाए जाते हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी को इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब बटन दबा के करंट पास कराया तो मैग्नेट हो गया, करंट ऑफ कर दिया तो फिर उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया। तो ऐसे मैग्नेट्स कहलाते हैं टेम्परेरी मैग्नेट्स। तो अगर हमें टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है तो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो आसानी से मैग्नेटाइज हो जाए और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। और परमानेंट मैग्नेट अगर बनाना है तो ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं कि भले ही मैग्नेटाइज मुश्किल से हो बट डीमैग्नेटाइज ना हो। तो स्टील ऐसा मटेरियल है जिसमें मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन दोनों ही डिफ़िकल्ट हैं, यानी कि उससे हम परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं। जबकि सॉफ्ट आयरन ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटाइज तो आसानी से हो जाता है, डीमैग्नेटाइज भी आसानी से हो जाता है। तो हमें हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए ऐसा ही मटेरियल चाहिए, यानी कि सॉफ्ट आयरन चाहिए जो आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाए
और आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। तो ट्रांसफार्मर के कोर में हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन का कोर यूज़ किया जाता है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट है एडी करंट लॉस, या सिंपली एडी लॉस भी बोल सकते हैं, एडी करंट लॉसेस। एडी करंट के बारे में डिस्कशन हुआ था इंडक्शन वाले चैप्टर में। तो एडी करंट क्या होते हैं, एक मेटल ब्लॉक अगर है उसको वायरिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा तो उस पूरे ब्लॉक में स्मॉल करंट लूप्स बन जाते हैं जिनको कहा जाता है एडी करंट्स। तो एडी करंट्स को कम करने का तरीका ये है कि जो वॉल्यूम है ब्लॉक का उस वॉल्यूम को कम कर दिया जाए। तो इसीलिए एक मोटा मेटल पीस कोर की जगह लेने की बजाय क्या करते हैं, पतले पतले स्ट्रिप्स ले लिए जाते हैं सॉफ्ट आयरन के, और हर एक स्ट्रिप के ऊपर पेंट की एक लेयर चढ़ा दी जाती है। तो पेंट की लेयर चढ़ा देने से क्या होगा, एक पतला स्ट्रिप दूसरे वाले पतले स्ट्रिप से अलग हो जाता है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड हो जाने से क्या होगा कि एक स्ट्रिप का करंट दूसरे वाले में नहीं जाएगा, यानी कि एक मोटा ब्लॉक जिसका वॉल्यूम ज़्यादा था उसकी वजह हमने पतला स्ट्रिप ले लिया जिसका वॉल्यूम बहुत कम होगा, तो उसके अंदर एडी करंट्स का इफ़ेक्ट भी कम हो जाएगा। तो ऐसे ही पतले पतले स्ट्रिप्स को चिपका कर हमने एक मोटा ब्लॉक बना लिया, एक मोटा कोर तो हमें मिल जाएगा, बट वॉल्यूम जब देखेंगे एडी करंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक पतले स्ट्रिप का ही वॉल्यूम उसे मिलेगा एडी करंट को। तो ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रिप्स हैं अलग अलग, एक मोटे वॉल्यूम को हमने पतले पतले स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया जिससे कि एडी करंट्स का इफ़ेक्ट कम हो जाता है। और एक लिख सकते हैं एक्स्ट्रा एडिशनल हमिंग लॉस। जिन डिवाइसेस में ट्रांसफार्मर लगा रहता है जैसे कि स्टेबलाइज़र हुआ, उसके पास अगर कान ले जाके देखें तो हमें फ्रिज का जैसे स्टेबलाइज़र होता है तो उसमें हमिंग साउंड सुनाई देती है। तो उसका रीज़न होता है कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ट्रांसफार्मर के वो अगर बहुत अच्छे से टाइट नहीं किए गए स्क्रू से तो अल्टरनेटिंग करंट के वाइब्रेशंस की वजह से वहाँ एक हमिंग साउंड आता है। तो साउंड भी एक एनर्जी का फॉर्म ही है, यानी उसमें भी एनर्जी का लॉस होता है, तो उसी को बोलते हैं हमिंग लॉस। मेन ये चार हैं, हमिंग लॉस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो डिफरेंट टाइप के लॉसेस ट्रांसफार्मर में होते हैं, इनको कम करने के लिए कोशिश की जाती है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। तो इसीलिए कभी भी पी आउट पी इन के बराबर नहीं होता है, उससे कम ही होगा। ठीक है, ज़्यादा होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, बराबर भी नहीं होता है ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस। तो पी आउट यानी आउटपुट पावर इनपुट पावर से हमेशा कम ही होगा, इसीलिए जो एफिशिएंसी है वो हमेशा 1 से कम होगी, यानी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% से कम ही रहेगी। तो ये रहा ट्रांसफार्मर, ये डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर इनपुट में हमने दिया 100 वोल्ट का एसी दिया इनपुट में, बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसका। 100 वोल्ट का हमने इनपुट दिया प्राइमरी में और NS और NP का जो रेशियो है यानी कि जो R की वैल्यू है वो है मान लो 2, तो आउटपुट में कितना वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है। कभी कभी कैसा क्वेश्चन देते हैं कि 10 वोल्ट प्राइमरी में दिया और वो DC था तो आउटपुट में कितना मिलेगा। तो सब लोग फटाफट सॉल्व कर देते हैं, VS/VP = R, इसको लेकर यहाँ वैल्यू डालते हैं, सॉल्व कर देते हैं, VS की वैल्यू निकाल देते हैं और वो आंसर गलत हो जाता है। इसलिए गलत हो जाता है कि इस पर ध्यान नहीं दिया। DC डायरेक्ट करंट अगर दिया गया, डायरेक्ट करंट वाला वोल्टेज दिया गया है प्राइमरी में, तो ट्रांसफार्मर काम नहीं करता है, आउटपुट में वोल्टेज 0 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट इज़ म्यूचुअल इंडक्शन, और कोई भी टाइप का इंडक्शन तभी होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन हो, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट से आ रहा है। प्राइमरी में जो करंट दिया गया उस करंट के वेरिएबल होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो वेरिएबल था, तभी म्यूचुअल इंडक्शन हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया है कि प्राइमरी में DC वोल्टेज दिया गया है तो DC वोल्टेज तो वेरिएबल होता ही नहीं है,
तो अगर डीसी वोल्टेज वेरिएबल नहीं है तो वहाँ जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा वो भी वेरिएबल नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर वेरिएबल नहीं है तो म्यूचुअल इंडक्शन भी नहीं होगा। फैराडेज लॉ में पढ़ा था कि इंडक्शन सिर्फ तभी होता है जब फ्लक्स में वेरिएशन हो, फ्लक्स में वेरिएशन रुक जाता है तो इंडक्शन भी बंद हो जाता है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए, या प्रैक्टिकल के वाइवा में पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के इस थ्योरी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर क्या, सिलेबस का नेक्स्ट सेक्शन ही शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, वहाँ से फिर हम लाइट में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।